चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के पहले अधिकार की चर्चा अपनी चल रही थी और उसके अंतर्गत अंतिम जो सूत्र है 33वें नंबर का, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। प्रमाण ज्ञान की चर्चा हुई थी, उसके बाद प्रमाणाभास की चर्चा हुई। प्रमाण ज्ञान माने जो सम्यक ज्ञान है, 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनःपरः और केवल ज्ञान। उसके बाद जो पिछला सूत्र आया था उसमें प्रमाणाभास की चर्चा की गई थी कि जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है वे कुमति रूप भी हो सकते हैं, और उनके कुमति रूप होने का कारण माने कि क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि जीव है और मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान है वह उन्मत्त की भांति होता है। उन्मत्त अर्थात पागल की भांति उसका ज्ञान होता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सब प्रमाणाभास के अंतर्गत, मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ही जाता है। इसके बाद जो प्रसंग प्राप्त चर्चा थी वह नयों की थी, क्योंकि प्रमाण नय अधिगम, ये सूत्र अपन ने देखा था। प्रमाण और नय से वस्तु का अधिगम होता है। प्रमाण की चर्चा पूरी हो गई थी, नयों की चर्चा शेष है। तो नयों की चर्चा करते हुए ये 33वें नंबर का सूत्र यहाँ पर आया है, जिसमें 7 प्रकार के नयों की चर्चा की गई है। पृष्ठ क्रमांक 69 है, 69। तत्वार सूत्र जी में 7 प्रकार के नयों की चर्चा की है। अन्यत्र आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के नय प्राप्त होंगे। जैसे समय सार जी में मुख्यतः निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में आपको 47 नय देखने को मिलेंगे। द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक नय, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय, इस प्रकार के 3 नय होते हैं। तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्रकार से नयों का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। तत्वार सूत्र जी में यहाँ पर 7 प्रकार के नयों की चर्चा की गई है। एक बार पाठ करते हैं 33वें नंबर के सूत्र का, मैं पढ़ता हूँ फिर आप रिपीट करिएगा। नैगम संग्रह व्यवहार, नैगम संग्रह व्यवहार, नैगम संग्रह व्यवहार, नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़, शब्द समभिरूढ़, शब्द समभिरूढ़, शब्द समभिरूढ़, एवं भूतानया, एवं भूतानया, एवं भूतानया, एवं भूतानया। नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़, एवं भूतानया। नैगम संग्रह व्यवहार, शब्द समभिरूढ़, एवं भूतानया। तो इस सूत्र में 7 प्रकार के नयों के नामों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 प्रकार के नय हो गए। पहला नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, तो ये 7 प्रकार के नय होते हैं। सूत्र में तो मात्र नयों के नाम उल्लेख ही किया गया है, लेकिन टीका आदि में जो सर्वा सिद्धि आदि जो टीका है उनमें इनका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है नैगम आदि समस्त नयों का।
यहाँ पे इसी पुस्तक के आधार से जो अपन ने परिभाषा देख रहे थे, तो नैगम नय के संदर्भ में जो 3 प्रकार के नैगम नय थे, वर्तमान नैगम नय, भूत नैगम नय और भावी नैगम नय, ये तीनों प्रकार के नयों की चर्चा अपन देख चुके थे। नैगम नय का तात्पर्य इतना है कि जो अनिष्पन्न कार्य है उसको वर्तमान में निष्पन्नवत व्यवहार करना, माने क्या, जो कार्य अभी नहीं हुआ है लेकिन उसको वर्तमान में हुआ रूप उसका व्यवहार करना, उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण अपन ने देखे थे, जैसे भावी नैगम नय के उदाहरण कि कोई विद्यार्थी है और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो भावी नैगम नय से उसे वर्तमान में ही इंजीनियर कहना, ये भावी नैगम नय का विषय, माने भविष्य में होने वाला जो कार्य है उसका आरोप वर्तमान पे ही करना, उसे भावी नैगम नय कहते हैं। ऐसे ही भूत नैगम नय का प्रयोग महावीर भगवान को महावीर भगवान कहना, ये कौन से नय का प्रयोग है? ये भूत नैगम नय का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान तो वर्तमान में है, वर्तमान में तो है, सदालय में है, तो है ना, भूतकाल में हुए ना। देखिए, ये भूत नैगम नय का प्रयोग इसलिए है क्योंकि महावीर ये जो नाम है ये उनकी वर्तमान पर्याय का नाम नहीं है, ये उनकी पूर्व पर्याय का नाम है। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय थी, जब शरीर और आत्मा एक साथ थे, उस मिली जुली पर्याय का एक नाम था महावीर, लेकिन वर्तमान में वे समस्त नामकर्म आदि से रहित तो हो गए हैं, अब उनका शरीर नहीं है, अब असमान जाति द्रव्य पर्याय से युक्त नहीं है, तो वो पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उनकी वर्तमान पर्याय का नाम महावीर नहीं है। भूत पर्याय का नाम जो भूतकाल में थी, जब राजा सिद्धार्थ के पुत्र हुए थे, उस समय उनका नाम महावीर था, वर्तमान में उनका नाम महावीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें आज भी महावीर भगवान ही कहते हैं। ये भूत नैगम नय का प्रयोग है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग आपको मिलेंगे जहां भूतकाल का आरोप वर्तमान काल पे किया जाता है, तो उसे भूत नैगम नय कहेंगे, और वर्तमान काल को वर्तमान काल रूप से ही कहना, उसे वर्तमान नैगम नय कहते हैं। इसमें इतना सा अंतर था, वर्तमान नैगम नय भी भावी नैगम नय जैसा ही है, माने भविष्य में जो कार्य होने वाला है उसको वर्तमान में कहना, यही वर्तमान नैगम नय है, लेकिन उनकी टाइमिंग में अब थोड़ा सा डिफरेंस था। यदि भविष्य का कार्य अभी होने में बहुत समय बाकी है तो वह भावी नैगम नय का विषय बनेगा, और भविष्य का कार्य होने में समय कम है, माने जल्दी पूरा होने वाला है, तो उसे वर्तमान नैगम नय का विषय कहते हैं। बस इतना ही अंतर भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय में था। ठीक है, इसके बाद अगले जो 2 नय हैं उसकी भी थोड़ी अपन ने चर्चा की थी। संग्रह नय की चर्चा अपन ने विशेष रूप से की थी विस्तार में। संग्रह नय का कार्य क्या है? संग्रह जैसा नाम में ही है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। संग्रह नय का कार्य ही है कि इकट्ठा करना। अब क्योंकि ये नए हैं तो असलियत में वस्तुओं को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, अपने ज्ञान में उन वस्तुओं को इकट्ठा करना, उसे कहते हैं संग्रह नय। जैसे हम सभी कौन हैं? अब यदि एक एक से अलग अलग पूछा जाए तो आप एक एक अपना अलग अलग नाम बताएंगे, लेकिन सबको संग्रहित करते हुए यदि पूछा जाए तो आप हम सभी कौन हैं? मनुष्य है, जीव है। तो ये संग्रह नय का कार्य है, माने सबको इकट्ठा करने का कार्य, संग्रहित करने का कार्य, ये संग्रह नय का कार्य है। और ये संग्रह नय का कार्य मतलब बाहर में इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, अपने ज्ञान में इकट्ठा कर रहे हैं। बात समझ आ रही? हम सभी कौन हैं? जीव हैं। तो ये इकट्ठा किया, इतने सारे लोगों को एक साथ अपन ने इकट्ठा किया, तो बाहर में इकट्ठा किया क्या? नहीं, बाहर में तो सब अलग अलग हैं, अपने ज्ञान में सबको कैसा कर लिया? इकट्ठा कर लिया। संग्रह नय मात्र जीव को ही इकट्ठा नहीं करता है, अलग जाति को भी एक जाति में ला करके सम्मिलित कर सकता है। ये पुद्गल और जीव को एक साथ मिलाया जा सकता है। चलो ठीक है। कैसे? मंदिर में कह दूंगा। नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, खबर नहीं होगी तो। ये तो सम्यक ज्ञान है। नहीं, ये सम्यक ज्ञान के अंश है, मिथ्या ज्ञान नहीं है।
बराबर खबर है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन फिर भी संग्रहित किया जा सकता है। किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा। जैसे मैंने आपसे पूछा आप कौन हो? मनुष्य हूं। किसी से ही पूछूं तो उत्तर क्या मिलेगा? मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हो। ऐसे ही अब थोड़ा सा उत्तर बदल दिया जाए, मैं कौन हूं? द्रव्य हूं। माइक क्या है? द्रव्य है ना। पुद्गल है कि जीव है, ये अलग बात है। मैं कौन हूं? द्रव्य हूं। ये क्या है? माइक, मोबाइल क्या है? पुस्तक क्या है? शरीर क्या है? तो ये एक जाति हो गई ना। मैं भी द्रव्य और पुद्गल भी द्रव्य है, तो ये संग्रहित कर दिया ना, जीव और पुद्गलों को एक साथ ला करके संग्रहित कर दिया। ये सब द्रव्य हैं। और ये शुद्ध संग्रह कहां तक जाता है? महासत्ता अपन ने समझी थी। महासत्ता मतलब मेरी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है। माने इस जगत में प्रत्येक वस्तु की सत्ता है। तो सत्ता मात्र की अपेक्षा देखा जाए तो इस विश्व की सारी वस्तुएं एक साथ इकट्ठी हो जाती है। इसे कहते हैं महासत्ता। पूछा जाए कि दुनिया में क्या है, तो उत्तर क्या मिलेगा? सत्ता है। ये जो कुछ भी है वो सत्ता ही तो है। सत्ता के अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं। आप बताओ सत्ता के अलावा और क्या है इस विश्व में? कोई उत्तर ही नहीं है ना, क्योंकि जो कुछ भी है उसकी सत्ता है, और जो कुछ नहीं है तो वो नहीं है, वो तो असत्य रूप है। और असत्य रूप है या नहीं है? वो तो नहीं रूप है। होने रूप तो सत्ता है, और सत्ता मात्र इसलिए कहा कि महासत्ता। और शुद्ध संग्रह का विषय वो महासत्ता ही है। माने पूरा विश्व कैसा है? एक महासत्ता रूप है। ये शुद्ध संग्रह की पराकाष्ठा है। माने संग्रह करते हुए कहां तक पहुंचा जा सकता है? महासत्ता तक पहुंचा जा सकता है। और ये जैन दर्शन की विशेषता भी आप कह सकते हैं। अन्य दर्शनों में भी इस प्रकार की महासत्ता का वर्णन है कि पूरा विश्व एक रूप है, लेकिन वहां पे दिक्कत ये खड़ी होती है कि वहां पे अपने अस्तित्व को खत्म करके महासत्ता को स्वीकार किया जाता है, अथवा इस प्रकार से कि एक ब्रह्म है और ब्रह्म के ही सब अंश हैं। अब इसमें समस्या ये कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा, कि वहां तो सिर्फ एक ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म की सारी लीला है, ब्रह्म की सब पर्याय है, अंश है, तो मेरा स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ रहा? लेकिन जैन दर्शन में भी महासत्ता को स्वीकार किया है। महासत्ता को स्वीकार करने पर भी प्रत्येक द्रव्य की सत्ता पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र रहती है। किसी की भी अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। तो ये जैन दर्शन की महासत्ता है, जिसमें सत्ता की अपेक्षा देखा जाए तो सब वस्तुएं एक जैसी ही दिखाई देती हैं। इसलिए कहा कि जगत में क्या है? ये जगत में सत्ता है। ठीक है, तो ये शुद्ध संग्रह का विषय है। इसके अलावा जितना भी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है वह सब अशुद्ध संग्रह के अंतर्गत जाता है, क्योंकि वह अल्टीमेट संग्रहित वस्तु नहीं होगी। मैंने बहुत सारे जीवों को संग्रहित करके कहा कि ये सभी जीव हैं, जैसे मनुष्य, त्रियंच, नारकी और त्रियंच देव। तो ये इन सबको मैंने कहा कि ये जीव है। तो ये संग्रह का विषय तो हुआ, संग्रह तो किया, लेकिन इस संग्रह में सब कुछ शामिल नहीं हुआ है। जीव तो शामिल हो गए, लेकिन अन्य 5 द्रव्य इसमें शामिल नहीं है। इसलिए ये अशुद्ध संग्रह है। और शुद्ध संग्रह का उदाहरण एकमात्र महासत्ता ही है, क्योंकि महासत्ता में ही प्रत्येक वस्तु समाहित होती है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार से संपूर्ण वस्तु को समाहित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये संग्रह की चर्चा हुई। और व्यवहार ने किसे कहते हैं? महासत्ता में मतलब 6 द्रव्य समाहित हो जाएंगे। 6 द्रव्य और प्रत्येक वस्तु वाले महासत्ता में कुछ भी शेष नहीं है। 3 लोग तो समाहित हो ही गया, आलोकाकाश भी महासत्ता में शामिल हो गया है। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार ये संग्रह नय की चर्चा थी। तीसरा है व्यवहार नय। व्यवहार नय किसे कहते हैं? यहाँ पे जो व्यवहार नय का प्रयोग है ये निश्चय और व्यवहार वाले नय से थोड़ा अलग है। माने वहां पे जो व्यवहार नय का प्रयोग है वो शैली अलग है, और यहाँ पे जो व्यवहार नय का प्रयोग है
व्यवहार न्याय का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो संग्रह न्याय का विषय है उसमें भेद प्रभेद करना, ये व्यवहार न्याय का कार्य है। जिस वस्तु को संग्रह न्याय से इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है ज्ञान में, उन्हीं वस्तुओं में भेद करना, यह व्यवहार न्याय का कार्य है। और संग्रह न्याय से संग्रहित वस्तु में व्यवहार न्याय भेद खड़े उत्पन्न करता है, यह व्यवहार न्याय का कार्य है। इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं और बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पे दादा ने लिखी है संग्रह और व्यवहार न्याय के संदर्भ में, उसको भी थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 78 मिला ऊपर, व्यवहार न्याय। देखिए 78 पेज पे व्यवहार न्याय। संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार न्याय है। क्या कह रहे हैं? संग्रह न्याय द्वारा जिन वस्तुओं को संग्रहित किया था, उसी संग्रहित वस्तुओं में विधि पूर्वक भेद करना, वह व्यवहार न्याय है। इसका मतलब भेद भी यद्वा तद्वा कुछ भी हो ऐसा नहीं होगा, कोई भेद करने के पीछे अपेक्षा होगी, एक विधि होगी जिसके आधार से वस्तुओं में भेद किया जाएगा। जैसे पूछा जाए मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ भी भेद करके बोल दें कि टेबल, माइक, चेयर, ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो ऐसा कुछ भी भेद नहीं होगा। भाई मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं अथवा 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, ये 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक विधि पूर्वक व्यवस्थित भेद होता है, यद्वा तद्वा कुछ भी भेद नहीं होगा। द्रव्य कितने होते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कह दें, 8 होते हैं, 10 होते हैं, नाम गिना दिए, ऐसे भेद नहीं होगा। एक व्यवस्थित अपेक्षा पूर्वक ही भेद होते हैं। ऐसे ही संग्रह भी एक व्यवस्थित विधि पूर्वक ही होता है। साथ जीव और पुद्गल को मिलाना है, संग्रहित करना है, लेकिन उसके पीछे ठोस अपेक्षा होनी चाहिए कि जीव और पुद्गल को यदि मिलाना है तो किस अपेक्षा से मिला रहे हैं। जीवत्व की अपेक्षा जीव और पुद्गल कभी भी एक साथ संग्रहित नहीं होंगे। इस आप जीवत्व की अपेक्षा जीव और पुद्गल दोनों एक हो गए, हमने संग्रह न्याय का प्रयोग कर लिया, ऐसे संग्रह न्याय का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, द्रव्यत्व की अपेक्षा जीव और पुद्गल को एक कैटेगरी में संग्रहित किया जा सकता है। तो चाहे संग्रह करना हो अथवा व्यवहार भेद करने हो, उसके पीछे पर्टिकुलर कोई अपेक्षा होनी चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए। उसे कहा विधि पूर्वक, माने अविधि रूप से कोई भी कार्य नहीं होगा। तो संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार न्याय है। संग्रह न्याय के समान यह भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। देखिए, जो संग्रह न्याय के द्वारा ग्रहित शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है वह व्यवहार न्याय है। अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाले अशुद्ध व्यवहार न्याय और शुद्ध अर्थ का भेद करने वाला शुद्ध व्यवहार न्याय है। शुद्ध व्यवहार न्याय को सामान्य व्यवहार न्याय एवं अशुद्ध व्यवहार न्याय को विशेष व्यवहार न्याय भी कहते हैं। महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र है। सन्मात्र है अर्थात सत्ता मात्र है, एक है, द्रव्य है। इस शुद्ध संग्रह न्याय के विषय को विभाजित करके कहना है कि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल। इस प्रकार भेद करने वाला व्यवहार न्याय शुद्ध व्यवहार न्याय है, क्योंकि इसने शुद्ध संग्रह न्याय के विषय को विभाजित किया है। ठीक है, शुद्ध व्यवहार न्याय, जैसे संग्रह न्याय के 2 भेद थे, शुद्ध संग्रह न्याय और अशुद्ध संग्रह न्याय। शुद्ध संग्रह न्याय महासत्ता और सारी जो अवान्तर सत्ताएं हैं उन सबको संग्रहित करना, ये व्यवहार संग्रह न्याय, अशुद्ध संग्रह न्याय के अंतर्गत जाता है। ऐसे ही व्यवहार न्याय की भी 2 भेद है, शुद्ध व्यवहार न्याय और अशुद्ध व्यवहार न्याय। शुद्ध व्यवहार न्याय किसे कहेंगे? शुद्ध संग्रह न्याय के विषय में भेद करना, वह शुद्ध व्यवहार न्याय कहलाता है।
तो शुद्ध संग्रहणय का विषय क्या था? शुद्ध संग्रहणय का विषय महासत्ता। शुद्ध संग्रहणय का विषय क्या है? महासत्ता। तो उस महासत्ता में भेद करना वह शुद्ध व्यवहार नय कहलाएगा। ये सत्ता कितने प्रकार की होती है? ये 6 प्रकार की सत्ताएं होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये शुद्ध व्यवहार नय का प्रयोग है। ठीक है। अशुद्ध महासत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्व स्थापित करने वाले अशुद्ध संग्रहणय के विषयभूत जीव नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, अशुद्ध व्यवहार नय का कार्य है, क्योंकि इस कथन में अशुद्ध संग्रहणय को विषय को विभाजित किया गया है। शुद्ध संग्रहणय में भेद करना वह शुद्ध व्यवहार नय का कार्य है। अशुद्ध संग्रहणय के विषय में भेद करना यह अशुद्ध व्यवहार नय का कार्य है। ठीक है। अशुद्ध व्यवहार नय के माध्यम से किया जाने वाला यह विभाजन निरंतर तब तक चलता रह सकता है जब तक कि स्थिति अविभाज्य अंश तक ना पहुंच जाए। क्या कह रहे हैं कि जैसे संग्रहणय की पराकाष्ठा क्या है? संग्रहणय की पराकाष्ठा क्या है? माने सबसे मैक्सिमम लेवल संग्रहणय का महासत्ता। ये संग्रहणय की पराकाष्ठा है, माने चीजों को इकट्ठा किया जाए। कहां तक इकट्ठा किया जा सकता है? महासत्ता तक इकट्ठा किया जा सकता है, जहां ये कहा जाएगा सारी वस्तुएं एक हैं, महासत्ता रूप है। ये संग्रहणय की पराकाष्ठा। और व्यवहार नय की पराकाष्ठा कहां तक होगी? जहां पे दूसरा भेद करना संभव ना हो, ये व्यवहार नय की पराकाष्ठा होगी। माने यदि पुद्गल द्रव्य में देखें तो अणु तक पहुंचना, माने जिसका दूसरा विभाग न हो सके। क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो प्रदेश तक पहुंचना, उस प्रदेश का दूसरा विभाग नहीं हो सकता है। समय की अपेक्षा देखें तो एक समय तक पहुंचना, ये काल की अपेक्षा व्यवहार नय का कार्य है। माने ऐसे अंश तक पहुंचना जहां दूसरा भेद नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने भेद प्रभेद किए कि भाई महासत्ता के भेद करना प्रारंभ किए कि 6 प्रकार की महासत्ता होती है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर उसमें पूछा पुद्गल कितने प्रकार का होता है, तो उसमें अपन ने 2 भेद किए कि स्कंद और परमाणु। हालांकि इनमें भी और बहुत भेद प्रभेद किए जा सकते हैं, स्कंद के भी, लेकिन अभी मोटा मोटा स्कंद और परमाणु। फिर पूछा इसमें भी और कुछ भेद हो सकता है क्या? तो उस परमाणु तक पहुंचना कि जिसका कोई दूसरा विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि स्कंद के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। और फिर व्यवहार में का और भेद करते करते कहां तक पहुंचे कि उस परमाणु तक पहुंचे कि जिसका दूसरा विभाग ना हो सके। तो इसे कहते हैं व्यवहार नय की पराकाष्ठा। अरे व्यवहार नय से भेद करते हुए कहां तक पहुंचा जा सकता है कि जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, उसे कहते हैं व्यवहार नय। काल की अपेक्षा देखा जाए तो भेद करते करते कहां तक पहुंचेंगे? जैसे 1 साल है तो 1 साल में भेद किया, 1 साल मतलब 12 महीने की 1 साल होती है। फिर और भेद किया, 1 महीना 30 दिन का होता है। फिर और भेद किया, 1 दिन 24 घंटे का होता है। फिर और भेद किया, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। 1 सेकंड मानी नैनो सेकंड, मिली सेकंड। ये तो आज का विज्ञान भी इस बात को पकड़ता है कि सेकंड के भी भाग किए जा सकते हैं। ओलंपिक आदि में तो सेकंड्स में नहीं बल्कि और मिली सेकंड्स में ही गणना होती है। कोई रेस जीतता है तो सेकंड्स में थोड़ी ना अंतर पड़ता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। किसी ने रेस पूरी की 10 सेकंड और 20 मिली सेकंड में, सेकंड नंबर पे जो आता है वो 22 मिली सेकंड पे है। माने उसकी भी उपयोगिता है और अपनी लाइफ में भी माने व्यवहार भेद करते हुए भी उन चीजों की उपयोगिता हमारे जीवन में रहती है। तो ये व्यवहार नय का कार्य है। जिन वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है उसी में भेद करना, ठीक है। और इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, भेद की भी आवश्यकता है और संग्रह करने की भी आवश्यकता है। जैसे फ्लो चार्ट अपन देखते हैं,
लो चार्ट मतलब जैसे उदाहरण के लिए अपन ने लिया ज्ञान, ठीक है। फिर ज्ञान के अपन भेद करेंगे, प्रमाण रूप ज्ञान है, नए रूप ज्ञान है, फिर प्रमाण के और भेद प्रभेद करते हैं कि 5 प्रकार का 2 प्रकार का प्रमाण ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। फिर उसमें भी प्रत्यक्ष के 2 भेद, सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। फिर सकल प्रत्यक्ष का एक भेद केवल ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष के 2 भेद अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान। यहाँ परोक्ष ज्ञान के 2 भेद, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये अपन पूरा भेद करते हुए चले गए हैं। तो ये भेद करना ये व्यवहार नय का कार्य है। संग्रह नय का कार्य क्या है? अब मिलाते चले जाना। तो अभी तक अपन ने 5 भेद किए, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। अब इसको मिला करके एक कथन करना कि ये क्या है, ये प्रमाण ज्ञान है। ये क्या हो गया? संग्रह नय हो गया। बात समझ में आ रही है? माने किसी भी चार्ट में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे वह व्यवहार नय का कार्य है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वह संग्रह नय का कार्य है। अब थोड़ा सा अंतर समझना बारीकी से, माने ये प्रश्न भी हो सकता है आपके मन में खड़ा होना चाहिए। एक ही वस्तु व्यवहार नय का भी भेद बन सकती है और वही संग्रह नय का भी भेद बन सकती है, विषय बन सकती है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम दृष्टि किस पर है, इकट्ठा करने की ओर है या भेद करने की ओर है। जैसे 6 द्रव्य, ये संग्रह नय का विषय है या व्यवहार नय का विषय है? 6 द्रव्य कहना ये संग्रह नय का विषय है या व्यवहार नय का विषय है? अब देखिए, इसे संग्रह नय का भी विषय कहा जाएगा और व्यवहार नय का भी विषय कह सकते हैं, क्योंकि अपेक्षा बदलेगी। जब अपन इसे संग्रह नय का विषय कह रहे हैं तब हमारी दृष्टि संग्रह पर है कि 6 प्रकार के द्रव्यों को द्रव्य कहा जा रहा है। माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उन सबको हमने एक जाति में रख दिया, द्रव्य। तो यदि संग्रह की ओर दृष्टि है तो संग्रह नय का विषय, और वहीं यदि भेद पर दृष्टि है कि महासत्ता की हमने 6 भेद कर दिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो ये व्यवहार नय हो जाएगा। जैसे मैंने चार्ट में बताया, नीचे से ऊपर जाना ये संग्रह नय, ऊपर से नीचे आना ये व्यवहार नय का कार्य है। चार्ट तो वही का वही है, चीजें तो वही की वही है, लेकिन वही संग्रह नय का भी विषय बनते हैं और वही व्यवहार नय का विषय बनते हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये व्यवहार नय का विषय हो जाएगा। जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। अब उन्हीं 2 भेदों को लेकर के ऊपर पहुंचे। ये संसारी और मुक्त किसके भेद है? एक जीव के ही भेद है, तो ये संग्रह नय का विषय हो गया। बात समझ में आ रही है कि एक ही वस्तु में यदि संग्रह की ओर दृष्टि है तो वह संग्रह नय का विषय होगा, और यदि भेद करने पर दृष्टि है तो वही व्यवहार नय का विषय हो जाता है। ठीक है, देखिए नीचे से दूसरा पैराग्राफ। यदि व्यवहार नय संग्रह नय के द्वारा संग्रहित पदार्थों को अंतिम बिंदु तक विभाजित करता है तो संग्रह नय व्यवहार नय द्वारा विभाजित पदार्थों को उस अंतिम बिंदु तक संग्रहित करता है कि जिसमें संपूर्ण जगत ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार संग्रह और व्यवहार एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने वाले होने पर भी एक दूसरे के पूरक नय हैं। अब देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि संग्रह नय का कार्य अलग है और व्यवहार नय का कार्य बिल्कुल विपरीत है। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विरोधी है। एक संग्रह कर रहा है और एक भेद कर रहा है, तो दोनों बिल्कुल विरोधी है ना एक दूसरे के। लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि संग्रह नय संधि है, समास है, तो व्यवहार नय विच्छेद है, विग्रह है। यदि संग्रह नय भेद में अभेद स्थापित करने वाला अभेदक नय है, तो व्यवहार नय अभेद में भेद करने वाला भेदक नय है। अब पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं।
क्योंकि वस्तु को समझने के लिए संग्रह और व्यवहार इन दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए इन दोनों नयों की दिशा एकदम एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों नए मथानी की डोरी के उन दोनों छोरों के समान है जो एक दूसरे के विरुद्ध ताकत लगाते हैं। एक छोर के आगे बढ़ने पर दूसरे का पीछे हटना अनिवार्य हो जाता है। एक दूसरे के आगे बढ़ने और पीछे हटने की निरंतर गतिशील इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही दही में से मक्खन निकलता है। उदाहरण क्या दिया, जैसे मथा जाता है तो मथने के लिए क्या होता है, दो डोरियां हैं, लेकिन दोनों डोरियां बिल्कुल विपरीत कार्य करती हैं। यदि एक पीछे जाएगी तो एक आगे जाएगी, एक पीछे आएगी तो फिर दूसरी आगे जाएगी। दोनों एक गति में नहीं चलेंगे कि दोनों पीछे जाए और दोनों आगे जाए। और यदि दोनों एक जैसा कार्य करने लग जाए तो मक्खन निकालना संभव नहीं होगा। तो हमें लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं, दोनों की बनी नहीं रही है, एक आगे जाता है एक पीछे जाता है, फिर एक आगे जाता है एक पीछे जाता है। लेकिन वास्तव में दोनों एकदम रीति पूर्वक विधि पूर्वक आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। यदि ये ऐसा कार्य ना हो तो फिर जो मथने का प्रयोजन है मक्खन निकालना, वह कार्य संभव नहीं है। ऐसे ही व्यवहार और संग्रह नय देखने में ऐसा दिखाई देता है कि दोनों बिल्कुल विपरीत है। संग्रह नय जोड़ने में लगा हुआ है और व्यवहार नय भेद करने में लगा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक दुकान में दो भाई हैं, एक सामान इकट्ठा करने का कार्य करता है और एक दूसरा सामान निकालने का कार्य करता है, मतलब बेचने का कार्य करता है। तो दोनों भाई कैसे हैं, विपरीत है दोनों विपरीत है एक दूसरे के। एक दिन रात करके जोड़ रहा है और एक दिन रात मेहनत करके खाली कर रहा है, तो किसकी मेहनत ज्यादा अच्छी है? इस लड़ाई को रोका जाए कि नहीं रोका जाए? कमाई का है, पैसे जब आए सब ये इतनी सुंदर लड़ाई है जो हर कोई चाहता है कि ऐसी सदा काल चलती रहे। लड़ाई का समझते हैं अब चलती ना रहे तो और दिन रात दुगनी ओर से बढ़ती रहे। माने वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इकट्ठा नहीं किया जाएगा तो बेचने का कार्य नहीं होगा, और यदि बेचने का कार्य नहीं होगा तो इकट्ठा करना बेकार हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही संग्रह और व्यवहार नय, ये दोनों नए एक दूसरे के पूरक नए हैं, एक दूसरे के विरोधी नए नहीं हैं। देखिए तत्व रूपी मक्खन की प्राप्ति के लिए संग्रह व्यवहार की यह मंथन प्रक्रिया निरंतर चलना अत्यंत आवश्यक है। सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व के छोर तक और स्वरूप अस्तित्व से सादृश्य अस्तित्व के छोर तक निरंतर घूमने वाला यह नए चक्र वस्तु स्वरूप समझाने का प्रतिपादन करने का अमोघ चक्र है। संगठन का आधार संग्रह नय है और विघटन का आधार व्यवहार नय। समाज के विकास और व्यवस्था के लिए दोनों की ही अत्यंत आवश्यकता है। संगठन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता विघटन की भी है। सामाजिक विकास के लिए संगठन की आवश्यकता से तो सभी भली भांति परिचित है, यानी संगठन की शक्ति है वो तो सब परिचित है। इसके संबंध में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु विघटन भी समाज के लिए कितना उपयोगी है इस पर किंचित विचार अवश्य अपेक्षित है। हमारे इस भारत देश की समृद्धि के लिए जितनी आवश्यक इसकी अखंडता है, प्रांतों जिलों आदि में विभाजित करना भी उससे कम आवश्यक नहीं है। विकास और व्यवस्था के लिए विभाजन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। क्योंकि समझना कि संगठन में शक्ति होती है ये बात तो सही है, लेकिन संगठन में व्यवस्था नहीं चल सकती है। उस संगठन की व्यवस्था को चलाने के लिए आपको भेद करनी ही पड़ेंगे। जैसे इस देश की यदि गतिविधि को चलाना है तो उसको प्रांतों में विभाजित करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति पूरे देश की व्यवस्था को नहीं संभाल सकता है, उसे प्रांतों में विभाजित करना ही पड़ेगा। अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया जाएगा। अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया तो एक एक का एक प्रतिनिधि बनाया, एक मुख्यमंत्री बनाया जो उस प्रांत की सारी गतिविधियों को देखेगा। लेकिन
इतने बड़े एक माने राज्य को देखना भी संभव एक व्यक्ति कहाँ तक देखेगा। तो उसको जिलों में विभाजित किया जाता है, तहसीलों में, संभागों में, माने एक एक करके विभाजित किया और एक एक विभाग का फिर एक एक अधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी उस लेवल तक रहती है। इसका मतलब संगठन भी आवश्यक है, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए विघटन भी उतना ही आवश्यक है। यदि ये विघटन ना हो तो वो संगठन बना रह सकता है क्या? उस संगठन को बनाए रखने के लिए विघटन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अखंडता को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए। माने जैसे एक भारत देश को हमने प्रांतों में विभाजित किया, लेकिन यह विभाजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अखंडता विभाजित हो जाए। एमपी का व्यक्ति भी भारतीय ही है, राजस्थानी भी भारतीय ही है, उत्तर प्रदेश का भी भारतीय है, बिहारी भी भारतीय ही है। माने ये जो भेद किया है वो अखंडता का निषेध नहीं कर रहा है, माने उस अखंडता को खंडित नहीं कर रहा है, उस अखंडता को बनाए रखते हुए खंड किए गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अखंडता को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अखंडता को कायम रखकर व्यवस्था के लिए किया गया विभाजन देश को सुखी और समृद्ध करता है, उसी प्रकार सन्मात्र अर्थात सत्ता मात्र को कायम रखकर किया गया विभाजन वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार समष्टि की ओर ले जाने वाला संग्रह नय है और व्यष्टि की ओर ले जाने वाला व्यवहार नय है। व्यक्तियों को समाज के रूप में संग्रह करने वाला नय संग्रह नय है और समाज को अपने वर्गों में विभाजित करते हुए व्यक्ति तक पहुंचाना व्यवहार नय का कार्य है। क्या? जैसे हम सभी एक समाज के लोग हैं, तो ये संग्रह नय का कार्य हुआ। मैं भी जैन, आप भी जैन, आप भी जैन, ये सब जैन है, तो ये संग्रह नय का कार्य हुआ। लेकिन व्यवहार नय की भी आवश्यकता है। अब इतनी बड़ी समाज में मुझे किसी एक व्यक्ति तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जाए? संग्रह नय से तो नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि संग्रह नय से तो मैं भी जैन हूं, आप भी जैन है। तो उसके लिए व्यवहार नय का प्रयोग करना पड़ेगा कि जैन तो है, लेकिन जैन होने के साथ प्रतीक कौन है? प्रतीक भी अब 10 नाम वाले हो सकते हैं, एक ही नाम के 10 व्यक्ति हो सकते हैं। ये सब जो उस मोहल्ले में रहते हो, जो ये कार्य करते हो, माने एक एक भेद करते करते उस व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा। जितना संग्रह आवश्यक है उतना ही व्यवहार भी आवश्यक है। अब लेकिन व्यवहार करने में शर्त थी कि संग्रह से जो अखंडता स्थापित की थी वो खंडित नहीं होनी चाहिए। तो जैसे एक व्यक्ति तक पहुंचना है, तो व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसकी अखंडता खंडित नहीं होगी। वो जैन तो जैन ही रहेगा, लेकिन जैन रहते हुए भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक हम पहुंच जाएंगे, तो उसकी अखंडता भी कायम रही और उसमें खंड करते हुए हमने अपना कार्य भी कर लिया। इसलिए संग्रह भी आवश्यक है और विघटन भी आवश्यक है। जैसे शादी आदि का कार्य होता है तो लड़के लड़की देखे जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? पहले संग्रह नय से देखा जाएगा कि भाई जैन है या नहीं है। अजैन हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो संग्रह नय से पहले ये देखा कि भाई जैन है, फिर उसमें व्यवहार नय करते हुए, भेद करते हुए अपन देखते हैं परिवार कैसा है, माता पिता कैसे है, बालक कैसा है, उसके बाद व्यापार आदि कैसा है। तो ऐसा व्यवहार करते 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 उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिससे विवाह करना है, और फिर वापस आकर के देखते कि वह किस समाज का है। तो संग्रह नय के माध्यम से भी देखा और फिर उसमें भेद करते हुए व्यवहार नय से भी देखा जाता है। तो इस तरह से माने संग्रह और व्यवहार नय का कार्य होता है। भोजन करने की प्रक्रिया, भूख लगी है तो क्या किया जाए? भोजन दिया जाए। ये भोजन संग्रह नय का शब्द हो गया। आप कुछ भी खाने को दो लेकिन भोजन दो, कि भूख लगी है, ये संग्रह नय का प्रयोग है। अब लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर वस्तु खानी है तो आप उस भोजन में अब व्यवहार करोगे, पूछेंगे कि साहब रोटी बना दे कि पूड़ी बना दे, तो ये व्यवहार नय का कार्य हो गया। तो संग्रह नय और व्यवहार नय के कार्य ये अपने डे टू डे लाइफ में निरंतर चलते हैं।
चीजों को इकट्ठा करके भी समझा जाता है और चीजों में भेद करके भी समझा जाता है। कि मंडी से सब्जियां ले आओ, ये संग्रहणय का प्रयोग है। अब लेकिन सब्जी में क्या ले आए, तो भेद करके समझाना पड़ेगा, भेद करना भी अनिवार्य है। आप भेद नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो सारी चीजें क्या है कि मैं टमाटर भी लाया हूँ, लौकी भी लाया हूँ, गिलकी भी लाया हूँ, अरे एक बार में कह दो ना सब्जी ले आया हूँ, सारी चीजें उसमें समाहित हो गई। तो ये संग्रह नय और व्यवहार नय, ठीक है, माने अपनी डेली डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए भी इन दोनों नयों की आवश्यकता रहती है। और इसी तरह वस्तु स्वरूप को यदि हमें समझना है तो ये संग्रह और व्यवहार नय दोनों का प्रयोग होता है। ये द्रव्य कितने होते हैं, माने ये सत्ता कितनी प्रकार की होती है कि 6 प्रकार की सत्ता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये सभी क्या है, ये सभी द्रव्य है, इनसे विश्व बनता है। तो ये संग्रह नय का प्रयोग हुआ। अब व्यवहार करते हुए चले जाओ कि साहब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य है, उनमें से मैं कौन हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ। अब उसमें भी और भेद है, ये जीव द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। मैं कैसा हूँ, वर्तमान में संसारी हूँ। अब संसारी भी बहुत प्रकार के होते हैं, मनुष्य, त्रियच, देवदार की। मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य में भी बहुत प्रकार के होते हैं, पुरुष होते हैं, स्त्री होती है। मैं कौन हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। और उसमें भी भेद करना कि चल वो तो एक व्यावहारिक पक्ष हो गया, समाज का हूँ या क्या हूँ। इसको थोड़ा अध्यात्म की ओर यदि मोड़ा जाए तो जिस मनुष्य को मैं मनुष्य जीव कह रहा हूँ, क्या यही जीव है या कुछ जीव अलग है, तो उसमें और भेद किया जाएगा कि जिसे वर्तमान में जीव कहा जा रहा है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। इसमें भी और भेद करो कि इसमें शरीर अलग है और जीव अलग है, फिर उसमें और भेद किया जाएगा। एक गुण पर्यायों वाला जीव है या इन गुण पर्यायों से पार जीव है, रागी द्वेषी जीव है या शुद्ध जीव है, तो ये और भेद हो गया। फिर वर्तमान में समझा कि ये जो राग द्वेष करने वाला है वो जीव है, फिर उसमें और भेद किया कि अरे ये राग द्वेष भी पर्याय है, ये भी एक समय की पर्याय है और उस एक समय से पर्याय से पार मैं त्रिकाली शुद्ध तत्व हूँ। तो ऐसे भेद करते 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 हम कहाँ तक पहुंचे, त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक तत्व तक पहुंच गए। लेकिन भेद किया किसमें था, संग्रह नय के विषय में ही ये सारे भेद प्रभेद किए थे। अब यदि उल्टी साइकिल चले कि ज्ञायक तत्व कौन है, कि जीव है, जीव क्या है, द्रव्य क्या है, सत्ता है, सत्ता माने उत्पाद व द्रव्य, तो ये अपन संग्रह करते हुए पहुंच गए ऊपर तक। तो इस तरह से संग्रह और व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लोक में व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की उपेक्षा करने वाला समाज और समाज की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति दोनों ही अभिष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होते हैं। क्या कहा, यदि समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर दे तो वह समाज नष्ट हो जाए, और व्यक्ति यदि समाज की उपेक्षा कर दे तो व्यक्ति नष्ट हो जाए। माने दोनों की आवश्यकता है, समाज को व्यक्ति की आवश्यकता है और व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है। दोनों में से किसी की भी उपेक्षा उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। दोनों के समुचित समाधान में ही समाज व व्यक्ति का हित निहित है। माने समाज का उत्थान कब होगा, जब व्यक्ति का उत्थान होगा, और व्यक्ति का उत्थान होगा तो समाज का उत्थान कहलाता है। सादृश्य अस्तित्व से लेकर स्वरूप अस्तित्व के बीच ऐसे अनेक बिंदु हैं जो संग्रह व व्यवहार दोनों ही नयों के विषय बनते हैं, पर दोनों नयों के दृष्टिकोण अलग अलग होने से दोनों के मुख परस्पर विरुद्ध ही रहते हैं। संग्रह नय संग्रह उन्मुखी है और व्यवहार नय विभाजन उन्मुखी है। जब हम जीवों को गतियों की अपेक्षा 4 भागों में विभाजित करते हैं और कहते हैं कि जीव के 4 प्रकार हैं, देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी, तब मनुष्य व्यवहार नय का विषय बनता है। किंतु जब हम मनुष्य शब्द से मनुष्य गति के समस्त जीवों को संग्रह करते हैं तब वह संग्रह नय का विषय बनता है। ध्यान रहे, यह व्यवहार नय निश्चय व्यवहार वाले व्यवहार नय से एकदम जुदा है। यह व्यवहार नय संग्रह नय के विरुद्ध है और वह व्यवहार नय निश्चय नय के विरुद्ध है। देखिए, ये जो निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नय है और संग्रह व्यवहार वाला जो व्यवहार नय है, ये दोनों
बिल्कुल अलग अलग है। वहां जो निश्चय व्यवहार में व्यवहार नय है, उसमें निश्चय नय व्यवहार का निषेधक है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवहार नय है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। दोनों मिलजुल करके एक प्रकार से अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन दोनों के मुख कैसे है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन निश्चय व्यवहार में क्या होता है, निश्चय व्यवहार में निश्चय नय व्यवहार नय का निषेधक है। वहां निषेध निषेधक संबंध है व्यवहार और निश्चय में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये तो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। यदि निश्चय व्यवहार वाले व्यवहार नय के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नय चक्र में निश्चय व्यवहार संबंधी प्रकरण का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहार नय संग्रह नय द्वारा संग्रहित विषयों को विभाजित करता है और संग्रह नय व्यवहार नय द्वारा विभाजित विषयों को संग्रहित करता है। यद्यपि संग्रह और विभाजन की क्रियाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं, तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु वे एक दूसरे की पूरक क्रियाएं ही हैं। क्योंकि यदि संग्रह नय द्वारा अनेक पदार्थ संग्रहित किए जावेंगे तो व्यवहार नय विभाजन किसका करेगा? संग्रहित नहीं किए जावेंगे तो व्यवहार नय विभाजन किसका करेगा? इसी प्रकार यदि व्यवहार नय द्वारा पदार्थ विभाजित नहीं होंगे तो संग्रह नय किसका संग्रह करेगा? माने दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। व्यवहार किसी संग्रहित वस्तु में ही तो भेद करेगा ना। यदि वस्तुएं इकट्ठी ही नहीं होंगी तो वह भेद करेगा किसमें? और यदि भेद नहीं होगा तो फिर संग्रह नय इकट्ठा क्या करेगा? कोई वस्तु फैली हो तो उसे इकट्ठा किया जा सकता है, और जो वस्तु इकट्ठी हो उसे फैलाया जा सकता है। इसलिए संग्रह नय को व्यवहार नय की आवश्यकता है, व्यवहार नय को संग्रह नय की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन निश्चय व्यवहार में निश्चय नय व्यवहार नय का आकर के निषेध करता है, तो ये दोनों में अंतर है। समानता यदि देखना चाहे तो एक समानता देख सकते हैं कि निश्चय व्यवहार में जो व्यवहार नय है वो भी अभेद वस्तु में भेद करता है, और यहाँ जो व्यवहार नय का कार्य है वो भी भेद करने का कार्य है। बस एक ही अपेक्षा से दोनों में समानता देखी जा सकती है, लेकिन अन्यथा दोनों एकदम जुदा नय हैं, दोनों अलग अलग नय हैं। ये व्यवहार नय अलग है और निश्चय व्यवहार नय वाला नय अलग है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ व्यवहार नय का अर्थ है अभेद वस्तु में भेद करते चले जाना। जो संग्रह नय का विषय है उसमें भेद करते चले जाना, वह व्यवहार नय का कार्य है। ठीक, तो इस प्रकार संग्रह और व्यवहार नय हुए। आगे की अब जो 3 नय आने वाले हैं कौन कौन से हैं? एक ऋजु सूत्र नय है और उसके बाद फिर आगे के 3 नय आएंगे, शब्द संभव विरूढ़ और एवं भूत नय। एक ये चौथा नय है ऋजु सूत्र नय। अभी तक जितने अपन ने 3 नय पढ़े हैं, नैगम नय और संग्रह नय और व्यवहार नय। नैगम नय जो नय था वह ज्ञान नय है, माने उसका जो भी प्रयोग हो रहा है वह ज्ञान में हो रहा है, तो वह नैगम नय ज्ञान नय है। संग्रह नय और व्यवहार नय ये अर्थ नय है, माने वस्तुओं को संग्रहित करना, उनमें भेद व्यवहार करना, ये सब वस्तु संबंधी नय है, इसलिए अर्थ नय कहे जाते हैं। इसी तरह के नय है चौथे नंबर का ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय क्या है? एक अभी मात्र सामान्य अर्थ ही समझ रहे हैं, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ऋजु का अर्थ क्या होता है ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। ऋजु शब्द कहाँ पढ़ के आए थे? ऋजु शब्द मना परे ज्ञान का एक भेद था, ऋजु मना परे ज्ञान, और विपुल मति मना परे ज्ञान और ऋजु मति मना परे ज्ञान। तो ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल। तो यहाँ पे ऋजु सूत्र नय ये कहता है कि वस्तु को वर्तमान पर्याय से ही देखना, माने सरलीकरण कर दिया। भूतकाल का वर्तमान पे आरोप करना, भविष्य का वर्तमान पे आरोप करना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही कहो ना, ये एकदम सरल कार्य है। माने वस्तु वर्तमान में जैसी है उसको वैसा ही कहना, ये ऋजु सूत्र नय का कार्य है। जैसे राजा श्रेणिक वर्तमान में कहाँ है? नरक में है, तो वर्तमान में भी क्या है? नारकी है। ये सीधा सीधा सा ऋजु सूत्र नय का कार्य है। उस नारकी को राजा श्रेणिक कहना ये भूत नैगम नय का कार्य है।
उस राजस श्रेणी मान लो वर्तमान में नारकी है, उसे तीर्थंकर कहना, विश्व में तीर्थंकर हो गए, ये भावी नैगम नय का कार्य है। लेकिन ऋजु सूत्र नय क्या कह रहा है जो है वो कि वर्तमान में क्या है, उस वस्तु को वर्तमान पर्याय से युक्त देखना, इसे ऋजु सूत्र नय का कार्य कहते हैं। ऋजु सूत्र नय से देखा जाए तो वह वर्तमान में नारकी ही है, ना राजा श्रेणी के है और ना तीर्थंकर। वर्तमान में क्या है, नारकी है। वर्तमान में रावण क्या है, नारकी है। सीता का जीव कहाँ है, देव में है, स्वर्ग है, तो देव है। तो इस प्रकार से उनकी वर्तमान पर्याय को देखना, ये ऋजु सूत्र नय का कार्य है। अब जैसे भावी नैगम नय, भूत नैगम नय ये कार्य के कार्यकारी होते हैं, ऐसे ही ऋजु सूत्र नय का भी अपना प्रयोजन है। ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय का ज्ञान कराता है। माने आप भविष्य में क्या होने वाले हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भूतकाल में आप क्या थे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे होता है कोई व्यक्ति भूतकाल में बहुत सेठ रहा हो, लेकिन वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में यदि धन नहीं है तो वर्तमान में क्या कहलाएगा, निर्धन ही कहलाएगा। कि साहब पुराने समय में बहुत मान सम्मान मिलता था, लेकिन तो अभी क्यों नहीं मिलता है, कि भूतकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूतकाल में हो सकता है आपके पास धन वैभव हो या आपके कार्य अच्छे हो, आपको मान सम्मान मिलता था, लेकिन वर्तमान में अब आपके कार्य अच्छे नहीं रहे हैं तो आपको सम्मान नहीं मिल रहा। अब लेकिन आप भूतकाल का रोना लेकर के वर्तमान में नहीं बैठ सकते हो कि साहब भूतकाल में तो ऐसा था और वर्तमान में ऐसा है, और भविष्य की कल्पनाओं में कि मैं भविष्य में ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। तो ये ऋजु सूत्र नय भविष्य की उन माने जो व्यर्थ कल्पनाएं हैं उनसे भी बचाता है कि भविष्य में क्या होगा इससे मतलब नहीं, वर्तमान कैसा है, वर्तमान में क्या कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। भविष्य कैसा हो जाएगा, क्या कर लोगे, ये तो भविष्य जब आएगा तो तब की बात है। वर्तमान में क्या हो, वर्तमान में तो मैं मनुष्य हूँ, मानी वर्तमान पर्याय से युक्त देखा जा रहा है कि वर्तमान में मैं कैसा हूँ, मनुष्य हूँ। सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कि नहीं साहब मैं भविष्य में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूंगा। अरे भविष्य की छोड़ो, वर्तमान में क्या है, अज्ञानी है, तत्व निर्णय है या नहीं है, साहब मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ लूंगा नहीं, वर्तमान में क्या हो, अध्ययन है या नहीं है, तत्व निर्णय है या नहीं है। कि साहब पहले बहुत पढ़ा है, पहले से क्या फर्क पड़ता है, वर्तमान में निर्णय है या नहीं है। अरे ये ऋजु सूत्र नय का कार्य है जो उस वस्तु को वर्तमान पर्याय से युक्त देखता है, ना भूतकाल की पर्यायों से, ना भविष्य की, ना भूतकाल के आधार पर वो जज करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है भूतकाल में व्यक्ति का इतिहास थोड़ा बुरा रहा हो, लेकिन वर्तमान तो सुधार लिया है ना तो उसने, तो ऋजु सूत्र नय भूतकाल से जज नहीं करेगा कि भूतकाल कैसा था, और भविष्य भी जज नहीं करेगा, वर्तमान को देखता है। वर्तमान में यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हो आप अच्छे हो, वर्तमान में बुरे कार्य कर रहे हो तो बुरे, सीधा सा है। ऋजु सूत्र नय सिर्फ वर्तमान को देखता है। अब वर्तमान को देखने का भी बहुत अर्थ है, क्योंकि वर्तमान तो सिर्फ एक समय का होता है, तो वर्तमान को कैसे देखा जाए, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। क्योंकि वास्तविक वर्तमान तो सिर्फ एक समय का है, हम जिसे वर्तमान कहते हैं वो तो बहुत टाइम अवधि को एक साथ लेकर के हम वर्तमान कहते हैं, लेकिन वर्तमान वास्तव में तो एक समय का होता है। तो फिर ऋजु सूत्र नय का प्रयोग किस प्रकार होता है तो उसकी चर्चा पर कल देखेंगे। नंबर 49 पेज नंबर 49 नमो जय वाणी हमें ज्ञान केवल दो जय वाणी
ही तुम महानी हमें ज्ञान केवल दो जय जवानी तुम्ही सत्वदाता सांगे बखानी हमें ज्ञान केवल दो जय जवानी मिलेता सुखो मोक्ष की राजधानी हमें ज्ञान केवल दो जय जवानी सुधा धर्म धारा पिलाती है वाणी हमें ज्ञान केवल दो जय वाणी वाणी के ज्ञान से शरीर लोकालोक वाणी